नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवाल भी लेंगे, एक्सपर्ट के जवाब भी होंगे और साथ ही कुछ ही देर में महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं और सीपीआई महंगाई के उस पर भी हम बात करेंगे। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। जय पुरोहित हैं जेएम फाइनेंशियल के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, अमरीश पांडे हैं जी मीडिया संवाददाता, इनसे हम समझेंगे एक महत्वपूर्ण खबर और साथ ही वृंदा जागीरदार होंगी सीपीआई के आंकड़ों पर बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहले बात सोने और चांदी की, क्योंकि आप देखिए कि आज मार्केट उठापटक के मूड में है। पहले तेजी आई, उसके बाद ऊपरी लेवल से मार्केट नीचे आया। आज यूएस में भी सीपीआई के नंबर आएंगे जिस पर मार्केट की पूरी नजर है। उससे पहले क्या करें पुरोहित जी गोल्ड में? नमस्कार मृत्युंजय जी। ओवरऑल देखेंगे तो गोल्ड का ब्रॉडर स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव साइड में ही है, बट आज जो सीपीआई के आंकड़े आने वाले और उसके बाद में रात को एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है, उसकी वजह से थोड़ा सुस्त कारोबार आज के दिन में देखने के लिए मिल रहा है। बट मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी है ये और बरकरार रहनी चाहिए। अभी के लिए थोड़ा सा वेट करें, थोड़ी जल्दबाजी ना करें। एक बार आंकड़े आ जाते उसके बाद में बाइंग के रुझान के लिए ही देखें। नीचे में अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है गोल्ड के लिए। जो डाउन साइड में सपोर्ट आ रहा है वो लगभग 7,300 7,200 के करीब है। वहां पर अगर आ जाता है वॉलेटिलिटी में तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए। 59,800 का स्टॉप लॉस होगा और अपसाइड में मुझे लग रहा है फिर से 61,200 से 61,400 तक की डेली हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, आपका क्या व्यू है भाविक जी? आपके हिसाब से यूएस की महंगाई के आंकड़ों से पहले गोल्ड में क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्या कहेंगे आप? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, 6 बजे जो यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, आई थिंक मैं रिकमेंड करूंगा उससे पहले नहीं ले, क्योंकि उससे पहले लेना थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहेगा। और वैसे भी 2-3 दिन से हमने देखा है कि गोल्ड थोड़ा ओवरबॉट में ज़रूर है। तो एक बार कहीं ना कहीं अगर ऊपर जाता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग के भी चांस रहेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर गोल्ड 60,800 के करीब अगर आता है तो एक बार 61,000 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। 60,400 का टारगेट, बट इंट्राडे रहेगा क्योंकि अभी भी अंडरटोन बुलिश है। इट्स जस्ट के थोड़ा ऊपर आता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। चांदी आज 76,000 के ऊपर गई थी, उसके बाद वहां से नीचे भी आया है भाव। चांदी पर आपका कमेंट क्या होगा पुरोहित जी? सिल्वर में क्या करें? देखिए, सिल्वर का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है वो भी गोल्ड और सिल्वर के फेवर में ही चल रहा है। तो सिल्वर में कल के दिन में एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था, एक फ्लैग पैटर्न टाइप पैटर्न बना था इंट्राडे चार्ट्स में और उसके ऊपर निकला था। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव साइड में है। तो ऊपर के लेवल से अच्छा खासा एक करेक्शन वो देखने के लिए मिला है, बट मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है ये कहीं ना कहीं पे 74,800 75,000 की रेंज में रुक जाएगा और वहां से फिर से एक बाउंस बैक आने की पूरी संभावना है। तो थोड़ा वेट करें, 74,800 के करीब आता है तो वहां पे बाइंग करके चले। 74,400 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में फिर से 76,000 तक के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। कच्चे तेल के ऊपर, क्रूड के ऊपर आपका कमेंट भाभी जी क्या होगा? क्या कोई ट्रेड आज के लिए कच्चे तेल में लेना ठीक है या आपको लगता नहीं कि कोई बड़ा एक्शन कच्चे तेल में दिखेगा? बिल्कुल जी। 3 मार्च से अगर हम देखें, इनफैक्ट सॉरी 3 अप्रैल से, तो जब से ओपेक प्लस का डिसीजन आया है उसके बाद जो गैप अप हुआ, उसके बाद से लगातार 6500 से 6700 की 200 पॉइंट की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। आज भी अगर देखें तो हाई 6700 का बनाया था और कल 6525 का है। तो आई थिंक ये जब तक 200 पॉइंट की रेंज है तब तक मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ट्रेड लेना चाहिए। अगर 6500 के नीचे एक बार जाता है मुझे लग रहा है कि शॉर्ट साइड लेना चाहिए। अभी मुझे लग रहा है कि लॉन्ग साइड अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी ओवरबॉट में। तो वेट कीजिए, एक बार 6500 का जो बहुत अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है, अगर वो ब्रेक करता है तो उसके नीचे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 6300 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6550 का। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर कि क्रूड में अभी आपको करना क्या चाहिए। 6,688 ये एमसीएक्स पर कच्चे तेल का ताजा भाव है। अच्छा, मेटल में जय पुरोहित कोई ट्रेड आपके पास आज के लिए? देखिए, मेटल थोड़ा लैकलस्टर ही है आज के ट्रेडिंग डे में और अगर देखेंगे तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो जिंक और एल्यूमिनियम का डाउन साइड में है, जबकि कॉपर अभी भी अपर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। तो मुझे कोई विशेष ट्रेड यहाँ पे नहीं लग रहा है, बट हाँ थोड़ा अगर करेक्शन आता है तो कॉपर में बाइंग के लिए देख सकते हैं।
767 का एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे बाइंग करके चल सकता है। अपसाइड में एक 775 777 तक का बाउंस बैक पॉसिबल है, बट बाकी काउंटर्स में इतना कोई मेजर ट्रेड सेटअप नहीं है। बट हाँ, ध्यान थोड़ा मंदी का है जिंक और एल्यूमिनियम। ठीक है, ध्यान है, नज़र रखिए, ये कह रहे हैं आप। हालांकि अलग अलग राय के ऊपर है, कुछ लोग तेज़ी में भी हैं कॉपर में, तो अपने हिसाब से आप जब दो तरह की राय हो तो आप उस ट्रेड पर अपने विवेक से काम लें, और अगर बहुत कन्विक्शन ना हो तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अब एक खबर का रुख करते हैं। खबर यह है कि दाल कीमतों पर हम आपको लगातार खबर दिखा रहे हैं, और हमारे संवाददाता अमरीश पांडे लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। और आज इस ट्रैकिंग में अमरीश को एक खबर हाथ लगी है कि एक और मीटिंग हुई है दाल कीमतों को लेकर, और 9 राज्यों के साथ ये मीटिंग की गई है, जिसमें राज्यों को स्टॉक डिस्क्लोजर की वेरिफिकेशन के निर्देश दिए गए हैं। और इसमें क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या कुछ नया इसमें ऐड हुआ है, नई बात हुई है, ये डिटेल बताने के लिए अमरीश पांडे, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, और क्या नई जानकारी दाल पर एक्शन वाली खबर में? लगता है आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा आते हैं आपके पास अमरीश, कुछ तकनीकी दिक्कत है जिससे हाँ अमरीश, आप कंटिन्यू करें। यस मृत्युंजय, दाल को लेकर सरकार का एक्शन लगातार जारी है, और सरकार ने जो पैनल बनाया था उसकी समीक्षा बैठक भी लगातार जारी है। चूंकि ये बैठक शुक्रवार को होनी थी और शुक्रवार को छुट्टी है, इसलिए आज एक समीक्षा बैठक की गई थी, वो भी उन राज्यों के साथ जहां पे सबसे ज़्यादा कीमतों में फ्लक्चुएशन देखा गया है या फिर बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें से कि मुख्यतः उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, इस तरह के राज्य शामिल हैं, दिल्ली शामिल है। और उस सभी जो राज्यों के प्रतिनिधि थे उनसे ये कहा गया कि जो स्टॉकिस्ट और मिलर्स और इनसे जो आपको अपडेट मिला है, जो स्टॉक का अपडेट मिला है, उसकी जांच की जाए, क्योंकि ये कई सारे इस तरह के इनपुट हैं सरकार के पास, जिसमें ये देखा गया है कि जो सरकार को पोर्टल पे जो इनपुट मिला है, अपडेट मिला है, उससे और वास्तव में जितने भी रजिस्टर्ड इस तरह के ट्रेडर्स हैं उसमें काफ़ी अंतर है। इसलिए इन सभी से कहा गया है राज्यों से कि एपीएमसी से, जीएसटी काउंसिल से, इसके अलावा एफएसएसआई से, इस तरह के जितने भी डेटा हैं आपको उनको लीजिए और उनको कंपाइल करके क्रॉस चेक कीजिए कि जो लोग हैं क्या उन्होंने सभी ने अपडेट दे दिया अपने स्टॉक का, या अभी तक कुछ लोगों ने नहीं दिया है, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है वो किस वजह से नहीं दिया है, और आखिर क्या वजह है कि उन्होंने अपना स्टॉक सरकार के सामने जाहिर नहीं किया। इसके अलावा सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है, जिसमें कि इन सभी राज्यों में जहाँ पे दाल की कीमतों में ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है, उन सभी के लिए 12 सीनियर अधिकारियों की एक टीम बनाई है। वो टीम सभी राज्यों का एक तरह से दौरा भी करेगी और अगले महीने, मतलब इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट देगी, और उस रिपोर्ट में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि दाल की कीमतों में अचानक तेजी देखने को मिली, जबकि इंपोर्ट और इंपोर्ट में भी कोई कमी नहीं थी, लगातार स्टॉक बराबर बने हुए थे, फिर भी अचानक ऐसा क्या हुआ कि दाल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। और मार्केट से जो दालें थी, विशेष तौर पे तुअर दाल, ये क्यों कम होने लगी, तो तुअर की दाल की कीमतें, उड़द की कीमतें, इसके अलावा चना की कीमतें, इसमें तेजी क्यों आई है, स्टॉक क्यों अपडेट है, जो कि जो डिक्लेयर्ड स्टॉक है, डिस्क्लोजर है उसमें, और जो असली में स्टॉक आया है बाहर से इंपोर्ट होके, उसमें क्यों अंतर है, इन सब की समीक्षा की जाएगी। और अगले हर शुक्रवार को ये बैठक अब रोजाना हर हफ्ते होती रहेगी। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दाल कीमतों को लेकर। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। खबर यह है कि महंगाई के आंकड़े आ गए हैं, सीपीआई, जी हाँ, रिटेल महंगाई के आंकड़े भारत के आ चुके हैं, क्योंकि आज 2 आंकड़े आने हैं इसलिए बताना जरूरी है। आज रात यूएस के भी सीपीआई के नंबर आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ के नंबर आ चुके हैं और इसमें ठीक ठाक गिरावट आई है। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर, 5.66%। जी हाँ, ये मार्च महंगाई के आंकड़े हैं, और फरवरी में 6.44% का आंकड़ा था, उससे घटकर ये 5.66%। और इस साल ये पहली बार हुआ है कि 6% से नीचे महंगाई के आंकड़े आए हैं। और ये राहत की बात इसलिए क्योंकि महंगाई को काबू में करने के लिए ही लगातार ब्याज दरें बढ़ाई जा रही थी। हालांकि आरबीआई ने इस बार रोका ब्याज दरों में बढ़ोतरी को, और उसके बाद आप देखिए कि पहली बार इस साल जो रिटेल महंगाई के आंकड़े हैं वो 6% के नीचे आए हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वृंदा जागीरदार हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट। वृंदा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये जो नंबर अभी आए हैं 5.66% में, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? क्या कंफर्टेबल है, या मतलब आपका रिएक्शन है क्या इस नंबर पे? दिसंबर से जो सीपीआई इन्फ्लेशन था वो 6% के ऊपर था कंटिन्यूअसली, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और अभी जो मार्च का डेटा आया है
ये अनुमान यही था कि ये 6% के नीचे रहेगा, लेकिन ये उतना भी कंफर्ट देने वाला नहीं है। 5.66% है, थोड़ा तो कंफर्ट है, क्योंकि आरबीआई की जो कंफर्ट जोन है 6% जो उनका अपर लेवल है उससे कम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी इन्फ्लेशन पे हम कंफर्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कोर इन्फ्लेशन भी स्टिकी रहा है, अराउंड 6% ही रहा है काफी समय से। सो कोर इन्फ्लेशन जब तक नीचे नहीं आ जाता, ये कहना मुश्किल होगा कि एक ट्रेंड बन गया है। और दूसरी बात, अभी जो आपकी डिस्कशन हो रही थी कि कमोडिटीज पे जो है काफी कंसर्न बना हुआ है, शुगर, स्पाइसेस, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, सबके प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। और यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी आज आने वाला है, और यूएस में देखिए 5-6% इन्फ्लेशन होना वो तो बहुत ही अचरज की बात है। इट्स नेवर, इतना कभी होता नहीं है ऊपर। तो इन्फ्लेशन की तरफ को लेकर जो कंसर्न बना हुआ है वो एकदम इट्स वेरी वेरी लेजिटिमेट। और इंडिया में भी अभी देखिए मॉनसून का भी सिचुएशन जो है इस बार कह रहे हैं कि शायद बिलो नॉर्मल हो, तो मॉनसून की स्थिति कैसे हो सकती है वो भी देखना पड़ेगा। और अभी जो आपने बताया, जो आपने खबर दी है कि जो दाल की प्राइसेस को लेकर जो स्टेप्स दिए जा रहे हैं, उससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखो कि दाल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। तो ओवरऑल जहां तक इन्फ्लेशन का कंसर्न है, तो इन्फ्लेशन अभी 5.66% है। ये तो अच्छी खबर है कि चलो कम से कम 6% के नीचे तो उतरा, लेकिन ये कब तक ऐसे बना रहेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्थिति ऐसी बन रही है कि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है उसमें शॉर्टेजेस होने के आसार दिख रहे हैं। और अगर मॉनसून में कमी आई तो फिर नेचुरली हमारे लिए तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और दूसरी बात देखिए, पूरे विश्व में एक फूड क्राइसिस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है फूड क्राइसिस सारी दुनिया में। अभी हमारे देश में क्योंकि हम लोग फूड सेल्फ सफिशिएंट है, इसलिए थोड़ा तो हमें राहत मिल रही है, लेकिन हमें इसके ऊपर बहुत ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये जो है 5.66% ये इससे नीचे हमें ले जाना है इन्फ्लेशन को, और इससे ऊपर बढ़ने नहीं देना चाहिए। आरबीआई तो को लग रहा है, उन्होंने जब क्रेडिट पॉलिसी में अनाउंस किया था, उन्होंने तो कहा था कि पूरे साल में 5.2% होगा इन्फ्लेशन, लेकिन ये मुमकिन नहीं दिखता है। और अर्बन इन्फ्लेशन, रूरल इन्फ्लेशन दोनों अभी तक फरवरी को कंपेयर करने से कम है, लेकिन फिर भी हमें इन्फ्लेशन की तरफ से मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ ज्यादा राहत मिली है। सवाल मैम आपसे, और आपने कहा कि लगता नहीं है कि अभी बहुत राहत मिली है, लेकिन फिर भी 6 पर आप कह रही हैं कि दिसंबर के बाद से कभी 6% के नीचे आया नहीं था, और ये पहली बार है कि मार्च में 6% के नीचे हम सीपीआई के नंबर को देख रहे हैं। अब मेरा मैम अगला सवाल आपसे ये होगा कि अप्रैल के जब नंबर आएंगे, और अभी जो हालात हैं ग्लोबल फूड प्राइसेस के, क्रूड के, या फिर जो इंडिया में हालात हैं, इसको देखते हुए अप्रैल का नंबर आप कैसा देख रही हैं? क्या अनुमान लगाया जाए? अप्रैल का नंबर भी शायद 6% के नीचे ही हो सकता है, लेकिन बहुत नीचे भी नहीं। यानी मैं ये नहीं कहूंगी कि ये 5.5 5.4 हो जाएगा, उससे तो ऊपर ही रहेगा। तो अराउंड दिस लेवल ही रहेगा जो अप्रैल का इन्फ्लेशन नंबर आएगा, वो भी कि इसी के आसपास रहेगा। अच्छा, एक सवाल मैम आपसे और, चूंकि आरबीआई ने लंबी कटौती के बाद इस बार रेट बढ़ोतरी को रोका है, अब चूंकि अभी मार्च के नंबर हमारे सामने हैं, इसको देखते हुए या फिर यूएस का भी नंबर आ जाएगा, तो उसके बाद आपको आरबीआई का अप्रोच क्या दिखता है ब्याज दरों को लेकर? क्या ये पॉज कंटिन्यू रहने वाला है? नहीं, ये पॉज ज्यादा नहीं रहेगा। आरबीआई गवर्नर ने अपने भाषण में बहुत कुछ ही बिना कहे भी कह दिया, और उन्होंने ये कहा कि हमें इन्फ्लेशन को लेके किसी भी टाइम पे हम चेंज कर सकते हैं। यानी उन्होंने स्टांस नहीं बदला है, स्टांस वही रखा है, और ये भी कह दिया कि इन्फ्लेशन को लेकर हमारी जो चिंता है वो बनी हुई है। तो मुझे तो लगता नहीं है कि अभी तक पॉज बहुत ज्यादा समय तक रहेगा। शायद हम एक और रेट इंक्रीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ही जाकर कहीं पॉज होगा सेकेंड हाफ तक से। अभी जो पॉलिसी आएगी उसमें लगता है कि अभी जो आरबीआई विल इंक्रीज इन्फ्लेशन, आरबीआई रेपो रेट बाय 0.25 परसेंटेज पॉइंट्स, और उसके बाद जाकर ही थोड़ा लंबा पॉज होगा, स्टांस में भी चेंज होगा, और उसके बाद में भी दिसंबर या जनवरी तक हम रेट कट का सोच सकते हैं। लेकिन अभी तक जो इन्फ्लेशन के ऊपर लेके कंसर्न जो बनी हुई है वो आई थिंक इट विल बी कंटिन्यूइंग, क्योंकि मॉनसून देखिए, मॉनसून का इम्पैक्ट भी देखना है हमें। अगर वीक मॉनसून होता है तो उससे सेंटिमेंट पे भी असर होगा, और नेचुरली प्रोडक्शन पे भी असर होगा। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन चूंकि मानसून को लेकर दो रिपोर्ट आ गई है। एक तो प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट की, वो कह रहा है कि बिलो नॉर्मल, आईएमडी का कहना है कि नॉर्मल मानसून रहेगा।
सामान्य मानसून रहेगा। 96% बारिश का अनुमान दिया है। हम लोग थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव सोचते हुए अगर ये मानकर चला जाए कि हाँ अच्छी बारिश हो जाएगी, नॉर्मल मानसून रहेगा, तब मैम क्या हम 5% के आसपास आता हुआ देखेंगे महंगाई के आंकड़ों को? हाँ, अगर बारिश अच्छी होती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, मार्केट में कमोडिटीज अच्छी आने लगी हैं, तब तो यानी कोई स्टोरेज और होर्डिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है और अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, तब तो हाँ 5% के नीचे आ सकता है। आरबीआई का अनुमान भी देखिए, उन्होंने कहा है कि 5.1, 5.4 और फिर एंड पे 5.2 होगा। तो और पूरे साल के लिए उन्होंने 5.2 ही दिया है। तो इट इज पॉसिबल, अगर हमारी एग्रीकल्चर की सिचुएशन, बारिश की सिचुएशन अच्छी होती है तो यस इट इज पॉसिबल कि इन्फ्लेशन 5% तक आ सकता है। करिए कि अगर अच्छी बारिश होगी तो 5% तक महंगाई के आंकड़े आ सकते हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है मैम, कि अगर मानसून में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कमज़ोर हो गया मानसून, क्योंकि ये रिपोर्ट भी आई है स्काईमेट की तरफ से, तब क्या होगा? क्या फिर हम 6 से ऊपर चले जाएंगे या उसको मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है 5.25 के आसपास? नहीं, अगर मॉनसून स्थिति थोड़ी गंभीर होती है और हमारे एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होता है, तब तो हम 6% के आसपास ही रहेंगे। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में भी फूड क्राइसिस है, तो अगर हमारे पास अगर प्रोडक्शन में कमी होती है तो हम इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? पूरी दुनिया में फूड की क्राइसिस है। तो इसीलिए 6% तक तो इन्फ्लेशन जा सकता है अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो मॉनसून का। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया मैम आपका डिटेल में महंगाई के आंकड़ों पर बात करने के लिए कि आगे के हालात क्या हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर, और हम बात कर रहे थे कि आज के मार्केट में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो पुरोहित जी, नेचुरल गैस में आज कोई ट्रेड आपके पास है? जी मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस में अगर देखेंगे तो टेक्निकली एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है। जो मैकेनिकल इंडिकेटर्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइस में एक बाउंस बैक आना चाहिए। तो ऑप्शंस का मेरा ट्रेड रहेगा यहाँ पे 180 का कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। अभी लगभग 10 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है, वो यहाँ पे करंट लेवल्स पे बाय करें। 6 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 20 रुपए तक का टारगेट में वो कॉल ऑप्शन में देखता हूँ। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 15 से 20 रुपए तक का बाउंस एनजी में पॉसिबल है, बट चूंकि ये काफी वॉलेटाइल काउंटर है तो ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। अच्छा भाविक जी, एग्री मार्केट में एक बार मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जीरे में आज शुरुआती दौर में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई लेकिन वो टिक नहीं पाई, और उसके बाद मार्केट ने फिर एक बार जबरदस्त छलांग लगाई और फाइनली 41,400 के ऊपर जाकर बंद हुआ है। क्या लग रहा है आगे जीरा अभी? देखिए फंडामेंटल अभी भी बहुत स्ट्रांग है, और इनफैक्ट अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो वो लोग तो अभी 60,000 की बात कर रहे हैं। टेक्निकली डेफिनेटली थोड़ा ओवरबॉट में जरूर से लगा है, तो यहाँ से एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आना चाहिए, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से शॉर्ट ना कीजिए, क्योंकि जो अगर शॉर्ट भी आए या करेक्शन भी आएगा तो वो बहुत शैलो रहेगा, और मुझे लग रहा है कि ये एटलीस्ट 52,000 से 55,000 तक हम फ्यूचर में देख सकते हैं, क्योंकि इस बार जो फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रांग है। वैसे भी कैरी ओवर स्टॉक जो था वो बहुत कम था इनफैक्ट, और इस बार जो बेमौसम की थोड़ी बारिश आई है तो उसमें राजस्थान की यील्ड है उस पर थोड़ा फर्क पड़ा है। तो अभी क्या हो कि अभी मंडी में इतना माल आ नहीं रहा है, तो थोड़ी शॉर्टेज भी है, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस बहुत अपसाइड है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये तेजी रुकेगी, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म रुकेगी, बट ये अभी भी लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है कि बहुत बुलिश ही होगी। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई जीरे पर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है भागीरथ का, पूछिए भागीरथ जी। जी सर, जीरे में आगे क्या तेजी बरकरार रहेगी, कितने तक जा सकता है जीरा? देखिए अभी हम जीरे की बात कर रहे थे और भाविक जी कह रहे हैं कि जीरे में तेजी कंटिन्यू रहेगी। अब अगला टारगेट है क्या आपका भाविक जी जीरे पर? अगला टारगेट में मेरा अगर फ्यूचर में देखूंगा मे कॉन्ट्रैक्ट में तो 44,000 का है। 44,000, ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर दीपक है नासिक से, पूछिए दीपक जी। हेलो जी, पूछिए। कॉटन ऑयल टेक में मे कॉन्ट्रैक्ट में 2780 पर 4 लॉट बॉय है मेरे। 2780 पर 2780 पर मे कॉन्ट्रैक्ट में बताइए भाविक जी, आगे का आउटलुक क्या है सर, वो बताइए भाविक जी क्या करें? तो उन्होंने जहाँ पे बाय किया है वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस भी है, और वैसे भी हमने देखा कि अच्छे खासे रिकवरी 2500 से 2800 में आ चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अभी 2-3 दिन से जो थोड़ा बहुत करेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा,
तो उनको मैं कहूँगा कि एटलीस्ट 2700 का स्टॉप लॉस बना के रखिए और वापस अगर 2080 या 2900 आए तो निकल जाइए, या तो अगर 2700 के नीचे जाता है तो एक बार आपकी पोजीशन निकल जाए, क्योंकि फिर वापस आपको 2600 के करीब नई लॉन्ग पोजीशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, ओके। संजय हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए संजय जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। ग्वार का पूछना था जी, अपने मई का क्या रहेगा जी ग्वार? मई तक ग्वार? हाँ जी, क्या रहेगा? अच्छा, ठीक है। भाभी जी बताइए, ग्वार तो पता नहीं चल ही नहीं पा रहा है, एक दिन तेजी आती है, अगले दिन गिरावट आ जाती है, जबकि सारे फंडामेंटल मजबूत बताए जा रहे हैं। देखिए ग्वार में अगर हम आपकी बात सही है, 5500 से 5900 के एक जो छोटा दायरा है उसी में ट्रेड कर रहा है और कोई डायरेक्शन भी नहीं मिल रही है। जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस बढ़े थे तो लग रहा था कि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगी गुआर गम की, बट वो भी अभी फिजिबल नहीं है। अगर मार्केट में भी बात करें तो अभी एक्सपोर्ट की डिमांड कम है, तो उसकी वजह से प्राइसेस भी नहीं बढ़ रहे। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये मे कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 5500 से 5900 के बीच में ही ट्रेड करेगा। मुझे लग रहा है अराउंड 5700 के करीब ही क्लोज होगा। ठीक है पुरोहित जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक को ट्रेडिंग के लिए भी चुना जाए आज के लिए, कल के लिए, तो आप किसे चुनेंगे? देखिए मैं सिल्वर के ऊपर थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव बायस है मेरा, तो सिल्वर ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। थोड़ा करेक्शन जैसे कि मैंने बताया कि अगर आता है 74,800 75,000 तक, तो वो एक अच्छा लेवल है, वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए। और वहां से मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार 76,500 तक के लेवल से हम लोग सिल्वर में देखें। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया पुरोहित जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।